तो केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग एक्सरसाइज 2 के डाउट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 5 इट्स गिवन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस केटी। तो देखो आपको पहले रिलेशनशिप पता है, c इज इक्वल टू सी नॉट इंटू ए रेज पावर माइनस केटी होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है अमाउंट कंज्यूम्ड आउट ऑफ 1 मोल। तो अल्फा की जगह लिखेंगे सी नॉट माइनस सी, ये कंज्यूम्ड हुआ आउट ऑफ सी नॉट। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो ये 1 माइनस सी बाई सी नॉट आ गया, 1 माइनस ई पावर माइनस केटी आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले स्टेप में लिखा है द प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये गड़बड़ हो गया, 1 अपॉन सी वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के। दिस इज फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद टी हाफ टी 75% जो है वो 2 टाइम्स टी हाफ होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। In the last step, it's given the pre-exponential factor of Arrhenius equation has a dimension of time inverse. तो k is equal to a e raised power minus e a by rt होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए यूनिट ऑफ k जो होगा वो टाइम इनवर्स आएगा, और जो यूनिट ऑफ k होगा वही यूनिट ऑफ a हो जाएगा, बिकॉज e पावर माइनस e a by rt यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, एक्सपोनेंशियल टर्म यूनिट लेस होगा, तो जो यूनिट ऑफ a होगा वही यूनिट ऑफ k हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ सिंगल रिएक्टेंट ऑफ द ऑर्डर दैट more than one, which of the following statement is are true? If F is the fraction of reactant concentration consumed over time interval t, then log of F by t is linearly related to log of C. F is far far less than 1. तो उसने लिखा है F is fraction of reactant concentration consumed over time t. तो F की वैल्यू अगर लिखेंगे तो फ्रैक्शन कंज्यूम्ड ओवर टाइम t कितना हो जाएगा, C नॉट माइनस C बाई C नॉट। F की वैल्यू क्या हो जाएगी, C नॉट माइनस C बाई C नॉट। So F is the concentration of the fraction of reactant concentration consumed over time t. तो C naught में से C consume हो गया, because C is the concentration left after time t. तो जो consumed concentration हुई वो C naught minus C हुई, उसको C naught से डिवाइड कर दिया तो ये फ्रैक्शन आ गया। अब आपको ग्राफ बनाना है F log of F by t versus log of C, यानी कि इस एक्सप्रेशन में से C naught की वैल्यू हटानी है। तो रिलेशनशिप होता है C is equal to C naught into e raised power minus kt। तो अब इसमें सी नॉट की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो सी बाई ई पावर माइनस के टी लिख लें हम लोग सीधे सीधे। यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस सी बाई सी नॉट, और सी नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा ई सी इंटू ई पावर के टी। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर सी नॉट की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो ये एक्सप्रेशन बन गया एफ इज इक्वल टू सी अपॉन सी इंटू ई पावर के टी। बट आपको देखो साथ में एफ बाई टी चाहिए और लॉग ऑफ सी चाहिए, मतलब इस वाले रिलेशनशिप से काम नहीं बन पा रहा है, तो आप उसका लॉग वाला फंक्शन लिखो। तो इन द क्वेश्चन इट्स गिवन इट इज अदर देन ऑर्डर 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं लगानी, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन को अज्यूम कर लेना है। तो एफ की वैल्यू सी नॉट माइनस सी बाई सी नॉट है, विच इज 1 माइनस सी बाई सी नॉट, एंड देन 1 माइनस nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो 1 अपॉन सी पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 के टी, ये फंक्शन आएगा। तो सी पावर n माइनस 1 से पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, पूरे फंक्शन को सी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो आपको उसमें दे रखा है कि जो f की वैल्यू है 1 के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल है। तो f की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल है, ये आपको डेटा में गिवन है क्वेश्चन में। तो अब इस फंक्शन में देखो हम f की वैल्यू निकालना है, तो c बाई सी नॉट की जगह 1 माइनस एफ पुट करो, तो रिलेशनशिप आ जाएगी 1 माइनस एफ पावर n माइनस 1
इसके बाद बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, क्योंकि 1 माइनस एफ, एफ की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी दे रखी है, तो 1 माइनस एफ पावर एन माइनस 1 में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो उसको 1 माइनस एन माइनस 1 टाइम्स एफ लिख सकते हैं। तो जैसे ही बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो 1 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ बाई टी इज इक्वल टू एन माइनस 1 भी कट जाएगा के टाइम्स सी पावर एन माइनस 1। इसके बाद दोनों तरफ लॉग ले लो सीधे सीधे, तो टेक लॉग ऑन बोथ द साइड, से आ जाएगा लॉग ऑफ एफ बाई टी इज इक्वल टू log of k plus n minus 1 times log of c। तो log of f by t वर्सेस log of c प्लॉट बनाएंगे तो लीनियरली वेरी करेगा। करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है प्लॉट ऑफ c पावर 1 माइनस n वर्सेस t इज लीनियर फॉर द स्लोप ऑफ n माइनस 1। ये भी सही है। आपको फंक्शन पता है, कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर फंक्शन लिखेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन c नॉट पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन c पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 kt। तो अगर उसको लिखेंगे c पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन c नॉट पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 kt। तो अगर हम लोग c पावर 1 माइनस n वर्सेस t बनाएंगे तो ये लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ये भी सही है। इसका लिखा है t हाफ एंड t 3/4 आर टाइम इंटरवल्स एट 50% एंड 75% कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टेंट, देन t 3/4 और t 1/4 2 का रिलेशनशिप लिखना है। तो आपको देखो nth ऑर्डर की हाफ लाइफ बताई थी 2 पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 के सी नॉट पावर n माइनस 1, ये तो हाफ लाइफ होती है। और अगर t 3/4 लिखना है तो उसका फिर से फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो 1 अपॉन सी पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 के टी होता है। के 3/4 जब अप्लाई करेंगे तो c की जगह c नॉट बाई 4 पुट करेंगे, और t 3/4 c इज इक्वल टू c नॉट बाई 4। ये वैल्यू अगर ऊपर सब्सटीट्यूट करोगे तो आ जाएगा 4 अपॉन सॉरी 4 पावर n माइनस 1 अपॉन c नॉट पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन c नॉट पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 के t 3/4। अब यहाँ से अगर t 3/4 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 पावर 2n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन c नॉट पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 के, और उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन अप कर दो तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 पावर n माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 के सी नॉट पावर n माइनस 1। अब t 3/4 इज टू t हाफ लिखोगे तो देखो t हाफ का 2 पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 के सी नॉट पावर n माइनस 1 बन रहा है। ये पूरा टर्म देखो t हाफ लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर t हाफ से डिवाइड कर दोगे तो केवल कितनी वैल्यू बचेगी, 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 इज टू 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। इसका लिखा है प्लॉट ऑफ लॉग ऑफ सी वर्सेस लॉग ऑफ टी इज लीनियर विद द स्लोप 1। ये गड़बड़ हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लॉग सी वर्सेस लॉग टी प्लॉट बनाते हैं और उसमें भी स्लोप 1 नहीं होती, तो ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसका आंसर ए बी सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट यू विल सी क्वेश्चन नंबर 7। 7 given rate of the reaction decreases on increasing activation energy। तो आपको पता है k is equal to a e raised power minus e by RT होता है। तो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा, सही है। एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ k। ये भी सही है। जब बहुत लो टेम्परेचर होगा तो बहुत कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस कर रहे होंगे, वहां पे आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एकदम से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस करने लगेंगे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन सडनली हाइक कर जाएगा। उसका लिखा है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ये भी सही है। एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ये भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो और चाहे एक्सोथर्मिक हो, रेट कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीजेस का केस होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में डिफरेंस होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है,
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है। तो यहाँ केयरफुली देखो, रेट कांस्टेंट पूछा गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पूछा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ द वैल्यूज विल इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखो आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन नोटिस करो। उसमें लिखा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए डिकम्पोजेज एज 2a gives 3b plus 2c। हमारे पास इक्वेशन है 2a gives 3b plus 2c, दिस इज द इक्वेशन। उसने बोला है टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रेशर 800 mm, t इक्वल टू 100 पे अगर हम प्रेशर लिख रहे हैं तो ये 800 माइनस 2p, 3p और 2p बनेगा। यहाँ टोटल प्रेशर लिखेंगे तो आ जाएगा 800 प्लस 3p, ये वैल्यू 1400 दे रखी है। यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो 200 आ जाएगी, यानी t इक्वल टू 100 पे प्रेशर हो गया 400 mm मरकरी। ठीक है, इसके बाद t इक्वल टू 200 पे ये चीज सॉल्व करें तो 800 माइनस 2p डैश कर देते हैं, 3p डैश कर लेते हैं और 2p डैश कर लेते हैं। अभी टोटल प्रेशर लिखेंगे तो 800 प्लस 3p डैश आ जाएगा, ये अपने को 1700 गिवन है। यहाँ से p डैश सॉल्व करके निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 300। तो t इक्वल टू 200 पे प्रेशर हो गया 200 mm मरकरी। यहाँ तक ओके। तो आप देखो प्रेशर अगर चेक करा जाए तो a का प्रेशर t इक्वल टू 0 पे था 800, t इक्वल टू 100 पे हुआ 400 और t इक्वल टू 200 पे हुआ 200। देखो पहले इतनी बात समझ आ रही है। तो हर बार देखो प्रेशर आधा होता हुआ जा रहा है, 800 से 400 हुआ और 400 से 200 हुआ हर 100 मिनट में। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गई, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गई और इसकी हाफ लाइफ हमें पता चल रही है 100 मिनट्स, क्योंकि हर 100 मिनट में ए का प्रेशर आधा होता चला जा रहा है। तो पहले पार्ट में पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। यूनिट ऑफ के जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिनट इनवर्स। दूसरी इंफॉर्मेशन लिखा है फाइंड द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो टी 3/4 जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है, दिस इज 200 मिनट्स। और बाद में पूछा है फाइंड द टोटल प्रेशर व्हेन द प्रेशर ऑफ ए 700 mm ऊपर करी। तो इक्वेशन है 2a gives 3b plus 2c। इसका प्रेशर 800 था, 800 में से कुछ p1 कम करो, 2p1 कम करो तो ये वैल्यू 3p1 और 2p1 आता है। तो 800 माइनस 2p1 की वैल्यू आपको दे रखी है 700। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो p1 की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो आप जब टोटल प्रेशर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 800 प्लस 3p1, ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 950 mm मरकरी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इट्स गिवन डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोजेस एज NO2 and O2 according to the following first order reaction. 0.2 mole of N2O5 was taken in 2-liter vessel and heated at 200 Kelvin. The concentration of N2O5 is measured at different levels. Following the graph A and B were obtained from the data. T half is given to you. तो देखो अगर log of N2O5 वर्सेस टाइम अगर देख रहे हैं तो ये स्ट्रेट टाइम ग्राफ आ रहा है, और log of K वर्सेस 1/T आ रहा है तो वो भी स्ट्रेट टाइम ग्राफ है। तो पहले वाले प्लॉट से पता चल गया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसमें लिखा है द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 6670, देन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो आपको देखो log of K वर्सेस 1/T का ग्राफ बनाना सिखाया था मैंने। तो log of K इज इक्वल टू log of A माइनस E अपॉन 2.303 RT ये रिलेशन होता है। log of K वर्सेस 1/T ग्राफ की अगर स्लोप लिखेंगे ये आ जाएगी माइनस E अपॉन 2.303 R, और ये वैल्यू अपने को दे रखी है माइनस 6670। ठीक है, यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो 6670 इंटू 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.31 पुट करिए, इतने जूल सॉल्व हो के आएगा। ऊपर फाइनल आंसर वेरीफाई करिए। यहाँ से देखो एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व हो गया 127.7 किलो जूल, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखो इट्स गिवन कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर 5 × 10⁻³ सेकेंड्स। तो आपको देखो क्वेश्चन में हाफ लाइफ गिवन है,
2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स, और टी आपको दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स, मतलब 2 हाफ लाइफ हो गई। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 जो आपको गिवन है इनिशियल वैल्यू, वो दे रखी है 0.2 मोल इन 2 लीटर वेसल, यानी कि 0.1 m। तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बार आधी हो जाएगी। तो पहले हाफ लाइफ के बाद 0.1/2 और एक और हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा, ये 0.1/4 m कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। इसका रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे तो K इंटू एक्टिव मास ऑफ N2O5 लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और K की वैल्यू लिखेंगे तो 0.693/T½ इंटू कॉन्सेंट्रेशन। ये वैल्यू आपको सॉल्व करके लिखना है, तो ये आपका रेट आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिए, ये आपका रेट ऑफ द रिएक्शन बन जाएगा। करो सॉल्व एक बार। फाइनली सॉल्व होकर 6.93 मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद 14 क्वेश्चन में पूछा टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट 99.9%। तो आपको कंडीशन बताई थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99.9% कंप्लीशन में अप्रोक्सीमेटली 10 हाफ लाइफ लगता है। 99.9% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 टी हाफ, और हाफ लाइफ आपको 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड दे रखी है। ये टाइम आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10, यानी कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड। ये आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 15 में लिखा है फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन रेशियो ऑफ T½ एंड T3/4। अब ये थोड़ी देर वाले पिछले वाले सवाल में सॉल्व करके दिखाया था मैंने आपसे। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ की वैल्यू लिखेंगे तो ये 2 पावर n-1 माइनस 1 अपॉन n-1 के C0 पावर n-1 आएगा, और T3/4 लिखेंगे तो ये 4 पावर n-1 माइनस 1 अपॉन n-1 के C0 पावर n-1 लिखेंगे, और इसके फैक्टर कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा। तो 2 पावर n-1 माइनस 1, 2 पावर n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n-1 के C0 पावर n-1 लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ से T ½/T3/4 लिखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 पावर n-1 प्लस 1। तो उसने बोला है द रेशियो द रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन रेशियो ऑफ T½ एंड T½ इज अ फंक्शन ऑफ n हो जाएगा, बाकी किसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। उसका आंसर सी हो जाना है, डिपेंडेंट ऑन n। ठीक है, अगले क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन्ड द केमिकल रिएक्शन इज ऑफ द ऑर्डर। तो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और हाफ लाइफ दे रखी है। तो आपको पता है कि nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ प्रोपोर्शनल टू C0 पावर 1 माइनस n होता है। अगर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं तो T½ प्रोपोर्शनल टू C0 होता है, सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंडिपेंडेंट होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में इनवर्सली रिलेशन। समझ रहे हो ना, तो वही चीज है। तो T½ प्रोपोर्शनल टू C0 पावर n-1 होता है। अब देखो दो अपनी कंसेंट्रेशन दे रखी है, दो हाफ लाइफ दे रखी है, तो एक बार रेशियो सब्स्टिट्यूट करो। तो पहले वाले रिलेशनशिप से अप्लाई करें तो T½ 1/T½ 2 करें, दिस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन पावर अप्लाई करेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.5/1.1 पावर 1 माइनस n। यहाँ से सॉल्व करके आपको n बताना है बेसिकली। एक बार जरा दोनों साइड को डिवाइड करके वैल्यू लिखो तो थोड़ा आइडिया लगेगा क्या करना है। यहाँ से हमने डिवाइड करके लिखा 4280/885 लिखा, 4.83 बना, और 1.1 बाई 0.5 करा तो 2.2 बना। यहाँ पावर देखो n-1 माइनस n था तो मैंने उसको 1 अपॉन कर दिया, तो पावर n-1 बन गया। तो उसको 2.2 पावर 2 लिख सकते हैं, ये 2.2 पावर n-1 है। कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो उसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन लिखा है इट वाज फाउंड दैट द रिएक्शन ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर द T½ वैल्यूज गेट डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे भी आपको पता है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन में T½ की वैल्यू लिखेंगे
तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये होता है। आप कोई भी ऑर्डर रिएक्शन चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में सी नॉट अपॉन टू के होता है, फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 बाई के होता है, सेकंड ऑर्डर में 1 अपॉन के सी नॉट, है ना। तो हर एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है, तो हाफ लाइफ डिक्रीज करेगी। It was found that the reaction on changing the temperature, the hard T half value gets decreased. Hence, it can be obtained that ये तो किसी भी रिएक्शन के लिए वैलिड है। तो T2 greater than T1 then reaction is exothermic, T2 greater than T1 reaction is endothermic, T2 greater than T1 reaction may be endothermic, exothermic, relationship of T half, तो इसका आंसर C हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे डिपेंडेंट होता है, रेट कांस्टेंट डिपेंडेंट नहीं होता है। रेट कांस्टेंट हर केस में इंक्रीज ही करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा और हाफ लाइफ डिक्रीज करेगा। ये डिफॉल्ट हर रिएक्शन के लिए वैलिड है। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक से कोई भी हो सकती है, तो उसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 19 लिखा which of the following statement is correct for the Arrhenius equation? It is valid for first order reaction only. It is valid even for zero order reaction. It is not valid for fractional order reaction. It is valid for any order reaction except zero. तो डी आंसर हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ आरएनएस इक्वेशन वैलिड नहीं हो पाएगी। बाकी आरएनएस इक्वेशन हर रिएक्शन पे वैलिड होगी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है the percentage of fraction of molecules which will cross over the energy barrier for the activation energy is 18.484 किलोजूल at 1000 Kelvin temperature। तो आपको पता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अगर लिखना है तो ई रेज पावर माइनस ई बाई आर टी होता है। ये वैल्यू होती है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater than or equal to activation energy, greater than or equal to activation energy। ठीक है। तो उसने बोला है द परसेंटेज ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच क्रॉसेस एनर्जी वैल्यू, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई और कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें एक्चुअली में सॉल्व करना है 100 इंटू ई रेज पावर माइनस ई बाई आर टी। वैल्यू पुट करिए तो इट इज 100 इंटू ई रेज पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 18.424 किलो जूल, तो 18424 जूल हो गया। अपॉन आर की जगह लिखेंगे 8.31, तो 8 दे रखा है क्वेश्चन में तो 8 ही पुट कर लो। और टेम्परेचर देखो कितना दे रखा है 1000 केल्विन। इसको सॉल्व करिए एक बारी। तो आपको पता है लॉग बेस ई पे 10 की वैल्यू 2.303 होती है। तो लॉग बेस ई 10 पावर -1 की जगह -2.303 लिख देंगे। तो इसका था ई पावर -2.303 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 की। आपका आंसर 10% आ जाएगा। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू ई पावर -2.303 लिखेंगे। ये 100 इंटू 1/10 यानी कि 10% आपका आंसर। आंसर इसका डी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो उसने बोला हुआ है, अच्छा ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है तो पहले आपने देख लिया होगा। दो प्रपोजल दे रखे हैं, एक SO3 प्लस वाटर गैस H2SO4 और एक SO3 प्लस 2 वाटर गैस H2SO4 प्लस वाटर। दोनों स्टेप्स की अलग अलग मैकेनिज्म दे रखी है। तो आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल लिया, प्रपोजल 1 और 2 के लिए, और इफेक्टिव रेट कांस्टेंट निकाला है। उसके बाद उसने पूछा हुआ है व्हाई डज द प्रपोजल 2 हैज नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपने प्रपोजल 2 का पहले रेट कांस्टेंट निकाला है, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना पड़ेगा आपको, तब मैं 25 सॉल्व करूँ। 24 तो कर लिया ना आपने। प्रपोजल 2 का इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आ रहा होगा K1 K3 बाई K2। तो उसकी इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी बन जाएगी EA1 प्लस EA3 माइनस EA2। ठीक है। अब आपको पता है कि EA इज नेगेटिव, कोई भी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी
जब नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा और पॉजिटिव वाली वैल्यू कम हो। आप देखो जरा डेटा से पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन वैल्यूज को कैसे रिलेट करें। तो देखो क्वेश्चन में कहीं पे K1 K2 K3 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। देखो पहली इंफॉर्मेशन तो ये गिवन है, the value of velocity constant K3 is infinitely larger as compared to the velocity constant K1 and K2। तो अगर K3 की वैल्यू K1 और K2 के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब EA3 की वैल्यू EA1 EA2 के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगी। K3 is infinitely larger, इसका इम्प्लाई मतलब हो गया EA3 टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है तभी तो रेट कांस्टेंट बहुत हायर वैल्यू आएगा। तो K3 is infinitely larger, it simply means EA3 is tending to zero। ये समझ में आ गई बात आपको? अब EA3 अगर टेंडिंग टू जीरो है तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो EA हो जाएगी दैट इज सिंपली EA1 माइनस EA2 बचा। अब ये नेगेटिव लाना है, इसका मतलब EA2 मस्ट बी ग्रेटर देन EA1 आना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब K2 की वैल्यू K1 से कम आनी चाहिए। अगर EA2 की वैल्यू EA1 से ज्यादा लानी है तो इसका मतलब K2 लेस देन K1 आना चाहिए, और K2 अगर लेस देन K1 बनाना है तो क्वेश्चन में देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, K1 K3 दे रखा है, K2 K3 दे रखा है, तो बेकार की बात है, और K1 लेस देन K2 मतलब ACT इसका आंसर नहीं है। अब केवल ऑप्शन बी बचा है जहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्सेशन स्टेप इज वेरी स्टेबल। तो जरा कॉम्प्लेक्सेशन स्टेप देखो, स्टेप देखो क्या है। तो कॉम्प्लेक्सेशन स्टेप जो दे रखा है वो हमारी पहली वाली इक्वेशन दे रखी है, which is SO3 gases plus 2 water gases gives K1 and K2, ये आपके रेट कांस्टेंट्स हैं। SO3.2 H2O gases ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो ये K1 by K2 आ जाएगा, और चूंकि आपको गिवन है कि K1 ग्रेटर देन K2 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, यानी कि इट शिफ्ट्स मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट्स मोर इन फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये स्टेबल बन रहा है, तभी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आसानी से शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में K1 ग्रेटर देन K2 नहीं दिया, उसी को उसने दूसरे तरीके से लिख दिया है, द कॉम्प्लेक्शन स्टेप इज वेरी स्टेबल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा द कॉम्प्लेक्सेशन स्टेप इज वेरी स्टेबल। तो उसका आंसर हम लोग बी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर? सर सर हाँ बेटा। सर अगर ये स्टेबल हो गया तो रिएक्शन पीछे जाएगी ही नहीं। अरे स्टेबल होने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि आगे रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसे तो दुनिया के सब सब्सटेंस स्टेबल है तो रिएक्ट कोई करेगा नहीं, रिएक्शन की कंडीशन होती है। स्टेबल होने का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा जा रही है, तो K1 ग्रेटर देन K2 है, बस ये प्रूफ करना है। तो K1 ग्रेटर देन K2 को दूसरे तरीके से लिख दिया गया। अगर इसी सवाल में K1 ग्रेटर देन K2 लिख देता तो वही आंसर हो जाता। अब K1 ग्रेटर देन K2 नहीं लिखा हुआ है तो उसको मैं दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 हुआ, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जा रही है, बैकवर्ड कम जा रही है। उसका आंसर बी रिपोर्ट। 20th क्वेश्चन में nth ऑर्डर रिएक्शन के 1/c पावर n-1 माइनस 1/c नॉट पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 kT बन रहा है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि जब कॉन्सेंट्रेशन 0.02 m था तो टाइम ऑफ कंजम्पशन 1 मिली सेकेंड है, और जब कंसेंट्रेशन 0.01 m कर दी मतलब आधी कर दी तो टाइम ऑफ कंजम्पशन 0.04 यानी 1/4 हो गया। तो अगर हमने C नॉट की वैल्यू को C0/2 से रिप्लेस करा तो जो T1 था वो T1/4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू जो बन जा रही है वो बन जा रही है 2। तो 2 पावर 2 4 बनेगा। यहाँ से n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2। देखिए एक बार चेक करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन। देखो ये आपके ऑप्टिकल रोटेशन वाला सवाल हो गया। In 30th question is given an optically active drug
has a chiral center and only dextrorotatory isomer is effective. Moreover, it becomes ineffective when the optical activity is reduced by 40% of the original. It was found that the mutual rotation of this drug was first order reaction. The rate constant is given. आपको देखो k की वैल्यू दे रखी है 1/3.1536 into 10 to the power minus 8 second inverse. ठीक है. अब ड्रग के दो फॉर्म है, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लेवोरोटेटरी है, और उसने बोला हुआ है कि जो ड्रग का इफेक्टिव कंपोनेंट है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है. अब इतना आप सब जानते हो कि अगर डेक्स्ट्रो प्लस लेवो बनता है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म बन जाती है, रेसिमी मिक्सचर बन जाता है. ये जानते हो ये बात? ठीक है. तो अब देखो इस रिएक्शन में अगर हम इनिशियल एक्टिविटी लिखें इसकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेवोरोटेटरी फॉर्म में, इनिशियली ऑप्टिकली प्योर फॉर्म दे रखी है आपको. इसके इनिशियल मोल ए है तो ये a माइनस एक्स और ये x बनेगा. लेकिन जब इसके x मोल कंज्यूम हो जाएंगे तो ये जो इसका x मोल है ये इसके x मोल को न्यूट्रलाइज कर देगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म बना देगा. तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म जो है कितनी बचेगी, a माइनस 2x. इस स्टेप के बाद जो ऑप्टिकली प्योर फॉर्म बचेगी वो भी a माइनस 2x. ठीक है. तो अगर 40% रिड्यूस करना है तो इसका मतलब ये 0.6 a के इक्वल हो जानी चाहिए. यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2a. तो जैसे ही डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन 0.8a पहुंचेगी वैसे ये ड्रग इनइफेक्टिव हो जाएगा. तो जब ड्रग इनइफेक्टिव हो जाएगा तो रिलेशनशिप आ जाएगी k इक्वल टू 2.303/t log ऑफ c नॉट अपॉन c. k की वैल्यू दे रखी है 1/3.1536 into 10 to the power minus 8 second is equal to 2.303. अच्छा आपको ln दे रखा है तो 2.303 यूज ही मत करो, वो हटा दो सीधे सीधे. 1/t ln ऑफ c नॉट की जगह रखेंगे a और c की जगह रखेंगे 0.8a. ये वैल्यू बनेगी. देखिए अब आपसे टाइम पूछा गया ईयर्स में, तो अगर हम यहाँ से टाइम निकालेंगे तो 3.1536 into 10 to the power minus 8 ln ऑफ 10 माइनस ln ऑफ 8, और ln ऑफ 8 हो गया तुम्हारे लिए 3 टाइम्स ln ऑफ 2. ऐसे लिख लो, पहले ln ऑफ 8 लिख लो. बेसिकली ये हो गया रिजल्ट. कितने सेकेंड्स आएगा आंसर. ठीक है. एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, सॉरी. ये 10 पावर 8 माइनस 8 ऊपर है तो ये 10 पावर 8 हो जाएगा. कितने सेकेंड्स हो जाएगा. अब आपको पता है कि 1 ईयर जो होता है वो 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड्स होता है. अब इस टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 इंटू ln 10 माइनस 3 ln 2 ईयर्स हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लीजिए. ln 10 की वैल्यू होती है 2.3 और ln 2 की वैल्यू दे रखी है 0.7. ये आपका आंसर आ जाएगा. सॉल्व करके देख लीजिए फाइनल आंसर तक. इसको सॉल्व करके देखिए आपका फाइनल आंसर आएगा. यहाँ से सॉल्व करेंगे फाइनली तो आपका आंसर 2 ईयर्स आ जाएगा. ठीक है. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. 31 लिखा है फॉर द रिएक्शन A gaseous is NP gaseous, rate constant is this. The reaction is performed at the constant volume and temperature starting with the pure A. If after 1000 seconds from the start of the reaction the pressure of the system becomes 3 times of the initial pressure, then the value of N is. तो हमारे पास इक्वेशन है A gaseous gives NP gaseous. इसका रेट कांस्टेंट K गिवन है 6.93 into 10 to the power minus 4 second inverse.
कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद प्योर ए, तो स्टार्टिंग विद प्योर ए मतलब उसका प्रेशर है स्टार्टिंग में P1 मान लो, या अब उसने बोला है आफ्टर 1000 सेकंड से स्टार्ट रिएक्शन द प्रेशर बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर। ये P1 माइनस P हुआ, ये NP बना प्रेशर, तो टोटल प्रेशर लिखेंगे तो आ जाएगा P1 प्लस N माइनस 1 इंटू P। ये 3 टाइम्स ऑफ P1 दे रखा है, तो यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 2P1 बाय N माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग स्मॉल p की वैल्यू आ गई 2P1 बाय N माइनस 1। अब यहाँ से सॉल्व करके आप P1 माइनस P निकालोगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डील करने के लिए वही सॉल्व करना पड़ता है। तो P1 माइनस P की वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगी N माइनस 1 माइनस 2 अपॉन N माइनस 1 इंटू P1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो N माइनस 3 अपॉन N माइनस 1 इंटू P1, ये रिलेशनशिप आ गई। बस इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगा दो। K is equal to 2.303 by T log of P1 upon P1 minus P। बस ये डेटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो K की वैल्यू दे रखी है आपको 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 2.303 by 1000 इंटू लॉग ऑफ, और P1 माइनस P की जगह अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो N1 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 3 आ जाएगा। ये रिलेशनशिप हो जाएगी आपकी। इसको सॉल्व कर लीजिए। करिए बड़ी, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ N माइनस 1 अपॉन N माइनस 3 आ जाएगा। 0.3 की जगह पे log 2 लिख दीजिए, तो ये log ऑफ N माइनस 1 अपॉन N माइनस 3 आ गया। एंटी लॉग लो तो 2N माइनस 6 इज इक्वल टू N माइनस 1 बनेगा। यहाँ से N की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखो। Ethylene is produced as C2H C4H8 gas 2C2H4. The rate constant is given. In what time in hours will the molar ratio of ethylene and cyclobutane in the reaction mixture attains the value of 1? तो आपके पास इक्वेशन है C4H8 gives 2C2H4। उसके इनिशियल मोल A ले लेते हैं हम लोग, तो A माइनस एक्स और ये 2x फॉर्म होगा। उसने बोला है इन व्हाट टाइम्स द मोलर रेशियो ऑफ एथिलीन एंड साइक्लोब्यूटेन, यानी 2x अपॉन A माइनस एक्स की वैल्यू को 1 लाना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू A माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो A/3 आ जाएगी। बस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगा दो फिर से। K इक्वल टू 2.30, अच्छा ln में दे रखी वैल्यू तो 2.33 लिखो ही मत। K इक्वल टू 1 अपॉन T ln ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स लिखेंगे, और आपको x की जगह A/3 पता है तो 2A/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो T इक्वल टू 1 अपॉन K 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ln ऑफ 3/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो T की वैल्यू आपको लिखनी है आवर्स में, ये 10 टू द पावर 5 बाई 2.5 इतने सेकेंड्स हुआ इंटू ln3 माइनस ln2। ln3 इज, अच्छा लॉग में वैल्यू दे रखी है, सॉरी लॉग में वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे 2.3 और लिखो, ये लॉग हो जाएगा, तो इंटू 2.3 इंटू log 3 माइनस log 2, log 3 इज 0.8, log 3 मतलब 0.3, इतने सेकेंड्स आएगा, और उसको 3600 से डिवाइड कर दो, इतने आवर्स बन गया। ये सेकेंड्स में था आंसर, 3600 से डिवाइड कर दो तो ये सीधे आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो,
ये वैल्यू आ जाएगी 2.3 इंटू 0.18 और इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5 इंटू 36। इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार जल्दी से आंसर तक। ये सॉल्व होकर 4.6 आएगा, इसका आंसर भी चेंज कर लीजिएगा, ये 4.6 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल एंड दे आर वेरी रिएक्टिव, ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इसका 36 में लिखा है टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, सही है। K इज इक्वल टू A e रेज पावर माइनस E बाई RT होगा। एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो टेंड कर जाएगी तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर का टर्म ही हट जाएगा, K इक्वल टू A आ जाएगा सीधे सीधे। लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर विल बी द रिएक्शन, ये उल्टा लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम करेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 रॉन्ग। 36 का स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 रॉन्ग, यानी कि आंसर सी रिपोर्ट करेंगे। 39 तो ग्राफ है सीधे सीधे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ log ऑफ A माइनस एक्स वर्सेस T स्ट्रेट लाइन होगा। सेकेंड ऑर्डर में 1/C वर्सेस 1/A माइनस एक्स वर्सेस T स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो आंसर मैच कराते हैं उसको। 39 में सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में log ऑफ A माइनस एक्स वर्सेस T स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तो उसका आंसर मैच करा देंगे R से। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में 1/A माइनस एक्स वर्सेस T स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये आंसर मैच हो जाएगा P से। इसके बाद थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन P हाफ प्रोपोर्शनल टू C नॉट पावर माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ प्रोपोर्शनल टू C नॉट पावर 1 माइनस n होता है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए C नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, तो ये मैच कर जाएगा Q से। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के चेक करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू C होती है, C नॉट, तो उसका आंसर मैच कर जाएगा S से। ठीक, जल्दी करना। आपने जो टेबल लिखवाई थी ना, हाफ लाइफ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ढंग से याद रखना है, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन उसी सॉल्व होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। 40 में पूछा है मॉलिकुलरिटी। मॉलिकुलरिटी की वैल्यू केवल 2 हो सकती है इनमें से। मॉलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसका आंसर केवल 2 पॉसिबल है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन 0 सब वैल्यू पॉसिबल है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसका P हो जाएगा, Q हो जाएगा, S हो जाएगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 2 से 3 के बीच में होती है, तो C का आंसर R हो जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अगर सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी 0 आनी चाहिए, तो उसका आंसर P से मैच करा देंगे। ठीक है, ऑर्डर आर भी तोड़ सकते हैं। ऑर्डर अनसर्टेन नहीं होता है, ऑर्डर की कोई फिक्स वैल्यू होगी, बिटवीन रेंज नहीं लिख सकते आप, बिटवीन कोई नहीं, रेंज रेंज नहीं होती ऑर्डर, ऑर्डर की एक वैल्यू होती है हमेशा।